સંઘચાલકજી આજના પ્રમુખ વક્તાનો પરિચય કરાવશે. ત્યાર પછી વક્તવ્ય રહેશે. છેલ્લી 30 મિનિટ એ પ્રશ્નોત્તરીનું રહેશે. પ્રશ્નોત્તરીના સમય દરમિયાન આપણે આપણા સ્થાન પરથી આપણો પોતાનો પરિચય આપીને પ્રશ્નને એકદમ ટૂંકમાં સ્પષ્ટ રીતે આપણે રજૂ કરીશું. અત્યારે હું માન્ય શ્રી નલિનભાઈ વસા, શ્રી નલિનભાઈ વસા રાજકોટ મહાનગરના સંઘચાલક તરીકેની એમની જવાબદારી છે. પોતાનો એક નિજી વ્યવસાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે. ઇમિટેશન જ્વેલરી અને સ્ટીલ વાર્સનો એમનો વ્યવસાય છે. બચપણ કાળથી સંઘના સ્વયંસેવક છે. માન્ય શ્રી નલિનભાઈ વસાને વિનંતી કરું છું તેઓ શ્રી આજના વક્તાનો પરિચય કરે. આપની સાથે જે વાતચીત કરવાના છે તે આદરણીય ડૉક્ટર શ્રી બજરંગલાલ ગુપ્ત, જેઓ જયપુરની અંદર રાજસ્થાન યુનિવર્સિટીથી એમએ કરેલું છે. કુરુક્ષેત્ર વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર એમણે પોતાનું થીસીસ મૂકીને ડૉક્ટરેટની એટલે પીએચડીની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેઓ દિલ્હી યુનિવર્સિટીની અંદર અર્થશાસ્ત્ર વિભાગમાં લીડર તરીકે હતા. હાલ સેવાનિવૃત્ત છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ઓલ ઇન્ડિયા કારોબારીના સદસ્ય છે અને ઉત્તર વિભાગના માન્ય સંચાલક તરીકેની જવાબદારી સંભાળે છે. એમને અનેક પુસ્તકો પણ લખેલા છે. અનેક પત્રિકાઓની અંદર એમના લેખો નિયમિત રૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યા છે. અને આજે આપણી સાથે જે વૈશ્વિક મંદી છે, ગ્લોબલ રિસેશન, આ વિષય પર વાર્તાલાપ કરવાના છે. તો ગીત થશે અને ત્યાર પછી એમનું વક્તવ્ય રહેશે. राजकोट के माननीय महानगर संघचालक जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय शोषित संघ के अन्य अधिकारीगण और मंदी की सस्ती को दूर करने के लिए राजकोट की संघ शाखा के द्वारा आमंत्रित इस संगोष्ठी में उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, ये तो सच ही है आज समूचा संसार इस महामंदी की मार से त्रस्त है, पस्त है, संत्रस्त है. और इसमें स्वाभाविक रीति से उनको किसी सहारे की आवश्यकता है, कहीं से विश्वास मिले इसकी आवश्यकता है, कहीं से राह मिले, समाधान मिले. इस और संसार के तमाम लोग बड़ी आशावादी निगाह से देख रहे हैं. ऐसी विश्वव्यापी महामंदी और अवसाद की अवस्था में क्या भारत का चिंतन कोई संसार को रास्ता दिखा सकता है? ये विचार करने का समय आया है. इस पर विचार करने का प्रयत्न हम करेंगे. 2 भागों में विचार करेंगे. पहले इस महामंदी को समझना क्या है. रोज रोज डरावने शब्द प्रयोग होते हैं. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, मेल्ट डाउन ऑफ द इकोनॉमी प्रारंभ हो गया. शब्द ही डरावने. तो पहले ये क्या है इसका, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है. फिर इसके कारण मीमांसा करना पड़ता है. निदान करना आवश्यक है समाधान से पहले. तो क्यों पैदा होती है, अचानक क्या घट गया जिसके कारण से ये महामंदी पैदा हुई. तो उसकी कारण मीमांसा सुनिश्चित में करने का प्रयत्न करेंगे. और फिर कारण मीमांसा हो जाने के बाद किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर बैठे हुए हैं तो पहले एकदम जाते ही रोगी को दवा देना शुरू प्रारंभ नहीं करता है. तो जितना अच्छा डॉक्टर होता है पहले उसका निदान करता है. निदान करने के बाद जब समझ में आ जाता है तब उसकी चिकित्सा प्रारंभ करता है. अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ऐसा ही होना चाहिए, नीतियों के क्षेत्र में भी ऐसा ही होना चाहिए. पहले कारण समझना चाहिए संकट का और उसके बाद में समाधान की राह के संबंध में विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए. ऐसा ही आज के संदर्भ में हम करने का प्रयत्न करें. वैसे तो दुनिया में अधूरा हो गया है. यदि दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं अपने आप को
सबसे संपन्न कहती थी, सबसे विकसित कहती थी और ये क्लेम करती थी कि दुनिया के रास्तों लोगों को विकास के किस रास्ते पर चलना है ये समझना और देखना हो तो हमको देखो, हम रास्ता बताएंगे। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी साउंड पॉलिसी है। ऐसा दंभ भरने वाले, ऐसा क्लेम करने वाली इकोनॉमी की अचानक धराशायी हो। तो अचानक क्या घट गए और ये धराशायी हो जाने का मतलब क्या है? बहुत सरल भाषा में कहना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ ये इकोनॉमिक जार्गन्स को जानने वाले कितने लोग बैठे हैं, परंतु बहुत सरल शब्दों में समझाना और कहना हो तो ऐसा मैं आजकल बोल रहा हूं। अमेरिका के लोगों ने और समूचे यूरोप के लोगों ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो कॉमन सेंस के विपरीत खड़ा किया। यानी साधारण से साधारण आदमी सामान्य समझ के हिसाब से जो आर्थिक व्यवहार करता है उसके एकदम उलट उन्होंने काम किया। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, इसमें कोई बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई होने की आवश्यकता नहीं, कोई एमए पीएचडी करने की तो कतई जरूरत नहीं। सामान्य कॉमन समझ क्या कहती है? खर्च करते समय अपनी इनकम का ख्याल करो। कॉमन सेंस है। कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल थोड़ा ही लगता है, बहुत बड़ी पढ़ाई थोड़ी लगती है। बहुत बड़ी पढ़ाई किसमें लग गई? इनकम से कई गुना बेहताशा खर्च करो। The whole economic structure of the European economy and the American economy इसी रास्ते पर चले, बेहताशा खर्च किया। तो कॉमन सेंस के विपरीत कोई चलेगा तो परिणाम क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा ना, धराशायी होगा ना। सामान्य ख्याल न करते हुए अगर आप चलोगे, मार्ग का ध्यान ही नहीं रखोगे, जमीन पर तुम्हारी निगाह ही नहीं रहेगी, तो खड्डा आने पर उसमें गिरना यह तय है। यही अमेरिकन इकोनॉमी का कॉमन सेंस था। दूसरा क्या हुआ? ये लोभ आदमी को खराब करता है, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। ज्यादा लोभी मत बनो, लोभ रखना अच्छा नहीं होता, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। अमेरिका के, यूरोप के लोगों ने क्या किया? बहुत अधिक लोभ पैदा किया लोगों के अंदर, और बहुत अधिक लोभ के चक्कर में लोगों ने आवश्यकता से जटिल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करवाया। तो लोभ का जो परिणाम होता है वो परिणाम होकर हो गए। आखिर एक स्टेज पर जाकर के उस लोभ से जो सत्यवाद सजाया था, जो सपना देखा था, जितना प्रॉफिट प्राप्त करने की आशा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वो फेल हो गया, वो धराशायी हो गया। मुख्य रूप से ये दो बातें हुई। कैसे हुई उसको जरा थोड़ा समझाता हूं। हुआ क्या? तो आज के जमाने में इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल काम करता है। प्रिंसिपल क्या काम करता है? तुमको अपने देश का विकास करना है तो भैया खूब खर्च करो, खूब कंजम्पशन करो, खूब खाओ, ऐसा एक प्रिंसिपल काम करता है। आप ज्यादा खर्च करोगे तो मार्केट में वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी ना, और डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कारखानों में उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, देश के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। तो विकास का रास्ता क्या तय किया गया? विकास का रास्ता तय किया गया तुम खूब ज्यादा खर्च करो। अब ज्यादा खर्च करने के लिए अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो अमेरिका के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या कहा? चिंता मत करो, हम आपको लोन देंगे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने क्रेडिट देना शुरू कर दिया, और खास तौर से अमेरिका में किस काम के लिए ज्यादा क्रेडिट दिया? रियल एस्टेट के मामले में क्रेडिट। मकान खरीदो, तुम्हारे पास मकान नहीं है तो मकान खरीद लो। तुम्हारे पास एक मकान है तो एक मकान कोई अच्छी बात थोड़ी है, दो मकान रखो तो दो मकान के लिए खरीद लो। तुम्हारे पास दो मकान है तो भी एक हॉलीडे होम्स खरीद लो। अर्थात अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग छुट्टी के दिनों में मटर गश्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए किसी सुनसान जगह पर जाया करते हैं ना, तो हॉलीडे होम्स उस काम में काम आएगा। तो कुल मिलाकर अमेरिकन इकोनॉमी में वहां के बैंक्स ने तरह
एक तरह से उनका मन तैयार किया कि तुम नए नए प्रकार से ज्यादा मात्रा में मकान खरीदने के लिए हमसे निंजा एप्लीकेशन किनको लोन दिया? अपात्र लोगों को लोन दिया, जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको लोन दिया, और जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनके लिए निंजा शब्द प्रयोग किया है। अर्थात नो इनकम, नो जॉब, नो असेट्स, निंजा बन गया वैसे, नो इनकम, नो जॉब, नो असेट्स, जिनकी न आय है, न जिनके पास रोजगार है, और न जिनके पास बाप दादे की संपत्ति है, ऐसे लोगों को क्रेडिट दे दिया बैंकों ने। अब आप कल्पना करके देखिए, जिस इकोनॉमी में ऐसे लोगों को क्रेडिट दे देंगे, उधार दे देंगे, वो पे करेंगे क्या? छोटे इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे कर दिया, मकान खरीदने के नाम पर, जमीन खरीदने के नाम पर बैंक से लोन लेकर के पेइंग कैपेसिटी नहीं, ऐसा उधार। चलो इसी मात्रा में समझ में आ गया, आपने उधार दे दिया। पर ये अमेरिका के तथाकथित बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या किया कि जिसको लोन दिया तो उसने कहा कि ये जो मैं मकान खरीदूंगा, ये मैं जो जमीन खरीदूंगा, इस लोन के बदले इस मकान और जमीन आपके गिरवी रख देता हूं। ऐसा होता है ना, गिरवी पर लोन मिलता है, तो पेपर गिरवी रख दिया, जमीन अमीन कुछ नहीं खरीदी, मकान कुछ नहीं खरीदा, केवल वादा किया ये जो आपने मुझे लोन दिया है, इस लोन से जो मैं मकान खरीदूंगा, जो जमीन खरीदूंगा, ये आपके तब तक गिरवी रहेगी, आपके सिक्योरिटीज के रूप में काम करेगी, जब तक कि मैं लोन पेमेंट ना करूं। तो पेपर के बैंक के पास में मकान और जमीन के गिरवी के पेपर। और देखो अमेरिका के लोगों ने कैसा काम किया, पता नहीं राजकोट में वो शंकर जादूगर आया कि नहीं आया, मुझे 1 रुपया दो और 5 रुपये करवा दूंगा। अमेरिका के लोगों ने ऐसा ही खेल किया। अमेरिका के लोगों ने क्या किया, ये जो पेपर उनके पास आ गया था मकान और जमीन की गिरवी रखने का, इस पेपर को दे हैव कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज। देखो कैसा मजाक हो गया, उन्होंने ये जो पेपर था ना, इसको पेपर को शेयर्स में बदल दिया, सिक्योरिटीज में बदल दिया, और सिक्योरिटी मार्केट में इस पेपर को बेच दिया। कैसा खेल चला? अब ये सिक्योरिटीज मार्केट में जब ये पेपर बिक गया, यानी बैंक ने लोन देते समय, सरल उदाहरण से समझाता हूं, मान लीजिए मिस्टर एक्स को बैंक ने लोन दिया मकान खरीदने के लिए 4% या 6% की रेट। वो जो लोन का पेपर था वो बैंक के पास आ गया, बैंक ने उस पेपर को सिक्योरिटीज के रूप में कन्वर्ट करके फर्दर लोगों को बेच दिया कि आप 3% या 5% पर इसको खरीद लीजिए। तो वो 2% का मुनाफा बैंक के पास रह गया ना, और लोगों को कहा कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं मकान के और जमीन के, आप इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आगे चल करके बड़ा फायदा होने वाला है। तो शेयर मार्केट में लोगों ने ये शेयर खरीद लिए। तो मान लीजिए मैंने 5% में वो शेयर खरीद लिया, पर शेयर का बिजनेस करने वाले लोग जानते हैं शेयर एक से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता रहता है ना। कुछ दिनों के बाद में मैंने वो शेयर किसी और को बेच दिया कि तुम 4% पर खरीद लो, किसी ने आगे वो शेयर फिर बेच दिया, उसी शेयर को 3.5% में खरीद लो। तो इस प्रकार से पेपर क्लेम, न कोई मकान खरीदा गया, न कोई जमीन खरीदा गया, वो सिक्योरिटीज के रूप में फाल्स पेपर क्लेम एक से दूसरे के रूप में बेचा जाता रहा और खरीदा जाता रहा, और इस प्रकार से अमेरिका का शेयर मार्केट ऊपर चलता रहा। शेयर मार्केट तो एक्सपेक्टेशन से चलता है ना, जब उसमें खरीदारी ज्यादा होती है तो शेयर के भाव बढ़ते जाते हैं, भाव बढ़ते हैं, और ऐसा होते होते आखिर साइकिल कहीं तो जाकर रुकेगा ना। तो अंत में जाकर जब साइकिल रुका तो पेमेंट कहां से मिली, क्योंकि आपने जो बेसिक लोन जिस व्यक्ति को दिया था उसकी तो पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, वो तो निंजास थे, तो उनके हाथ खड़े हो गए, और हाथ खड़े हो गए तो बैंकों के पास
पैसे का है, इतना ज्यादा उन्होंने उधार दे दिया था और वसूल हुआ नहीं उधार। वसूल किससे होता? जिसको आपने उधार दिया उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो शेयर मार्केट था वहां का धराशायी हो गया, और कितना धराशायी हो गया इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से जो झूठे शेयर खड़े किए उन्होंने, सिक्योरिटीज खड़े किए, और उसके कारण से शेयर्स के बाहर भाव बढ़ते रहे। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में पूंजीकरण होता गया, शेयर्स के भाव बढ़ते गए, और अंततोगत्वा जब पेइंग कैपेसिटी नहीं रह गई तो ये तमाम के तमाम धराशायी हो गए। और कितना इसके कारण से लॉस हो गया शेयर मार्केट में। तो अमेरिका का जो लॉस कैलकुलेट केवल अमेरिका का हुआ है वो 10 ट्रिलियन डॉलर के बराबर। 10 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है लगभग 62 से 65 लाख करोड़ रुपया। इतना शेयर मार्केट में उधर ध्वस्त हो गया इस नादानी के कारण से, इस नासमझी के कारण से। एक तो ये परिणाम वहां के सारे पैसे गया। इसको बोलते हैं प्राइम लेंडिंग। अपने शब्द आजकल अखबारों में आ रहा है कि अमेरिका के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने ये प्राइम लेंडिंग किया। प्राइम लेंडिंग का मतलब ही ये होता है अपात्र लोगों को उधार देते चले जाना। तो ये काम वो करते गए और इसके परिणाम स्वरूप ये सारी की सारी अवस्था निर्माण हो गई। एक और काम किया अमेरिका में, एक तो कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं और एक दूसरे प्रकार के नए तरह के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े कर लिए। उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम लोगों को उधार देना नहीं होता है, पर वहां तो तमाम सीमाएं तोड़ दी थी ना उन्होंने। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी लोगों को कंजम्पशन के लिए और मकान खरीदने के लिए, दोनों बातों के खूब उपभोग करो, नए नए तरह का सामान खरीदो और नए नए तरह का सामान खरीद करके हमसे उधार लेते चले जाओ। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी कॉमर्शियल बैंक्स का काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी ये इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। जब इस प्रकार से कुल मिलाकर के सिक्योरिटाइजेशन होता गया और एक तमाशा किया, बैंकों ने अपात्र लोगों को लोन दे दिया, लोन के पेपर्स को सिक्योरिटीज में बदल दिया। अब इन सिक्योरिटीज पर खरीदने वालों का विश्वास जल जाए, क्योंकि डर लगा रहता है पता नहीं ये सिक्योरिटीज मैं खरीदूं कि न खरीदूं। तो दो तरह के इंस्टीट्यूशन और पैदा कर दिए उन्होंने अमेरिका में। एक को रेटिंग एजेंसी खड़ी कर दी, कंसल्टिंग एजेंसी खड़ी कर दी। वो हर एक सिक्योरिटीज की रेटिंग डिक्लेयर करते थे। ये जो शेयर मार्केट में शेयर आया है इसकी रेटिंग क्या है। तो आजकल तो सर्टिफिकेट लेना बड़ा आसान काम है ना, वहां पर भी ऐसा ही काम है। ये जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स होते हैं ना, ये तो सब पैसे से लेकर के कैसी कंसल्टेंसी दिलवा लीजिए, वो वहां पर कोई धंधा